आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोनी सनवर। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पहचान पहले अदालत में बनाई और फिर राजनीति के मैदान में नई पारी की शुरुआत की। पूर्व अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने करीब 17 सालों तक न्यायिक सेवा में रहते हुए कई जिलों में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन फिर उन्होंने वीआरएस लिया और राजनीति का रास्ता चुन लिया और समाजवादी पार्टी के टिकट पर साल 2024 का लोकसभा चुनाव नगीना रिजर्व सीट से लड़ा। एक जज की कुर्सी छोड़कर चुनावी राजनीति में आने का फैसला कितना मुश्किल था? अदालत के अनुभव ने उनकी राजनीतिक सोच को कैसे बदला? नगीना में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ चुनाव लड़ने का अनुभव कैसा रहा? समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर उनका क्या नज़रिया है? और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर उनकी क्या राय है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज होगी बेबाक और खुली बातचीत। आइए इस्तकबाल करते हैं पूर्व अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश और समाजवादी पार्टी के नेता मनोज कुमार साहब का। मनोज कुमार साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी निजी ज़िंदगी पर मैं फोकस करना चाहूँगा। अपने बचपन, परिवार और शुरुआती संघर्ष के बारे में बताइए। न्यायिक सेवा तक का ये सफ़र कैसे तय हुआ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मनोज साहब कि लोग जो अब हैं मौजूदा वक्त में वो तो समझ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत रही है खुद की, उस शख्स की और उसके परिवार की, वो जद्दोजहद कैसी रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म एक अति मध्यम परिवार में हुआ है। फादर सरकारी सेवा में थे और क्लास 4 एम्प्लॉय से क्लास 3 एम्प्लॉय तक का उनका सफ़र रहा है। और किसी भी बच्चे के कैरियर में उसके माता पिता की बहुत ही भूमिका रहती है। फादर का ये था कि आधा पेट खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाना है। 5 भाई बहन थे हम लोग और उसी सिद्धांत पे हम लोगों ने भी पूरी लगन से पढ़ाई पढ़ी। और शुरुआती चूँकि कॉन्वेंट स्कूल से रहा है, बुनियादी जो सोच है वो कॉन्वेंट स्कूल से मिली हम लोगों को। मुगल सराय जो पहले बनारस में हुआ करता था, अब जिला चंदौली हो चुका है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का अवसर मिला। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसी के साथ पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन जुडिशियल सर्विसेज में हो गया। परिवार में ये जरूर रहा कि हम लोग रेलवे कॉलोनी में पले बढ़े, लेकिन सोच ये बनाई गई कि आपको पढ़ना है और पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं उनका अपने बच्चों के प्रति ये रहता है कि कहीं सरकारी सिस्टम में उनको लगा दिया फिट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल फिट हो जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ाई पढ़ी और मदर फादर की मेहनत से और तमाम शुभचिंतकों के आशीर्वाद से, दुआओं से हमारे घर में सभी लोग अच्छे अच्छे पदों पे आज की तारीख में आसीन हैं। जो परिवार की जो भूमिका होती है, मदर फादर का जितना सराहना किया जाए कम है। बहुत ही श्रम किया है उन लोगों ने और हमारे पूरे ज़िले में बहुत ही हमारे परिवार की तरह कामयाब परिवार होगा। शुरुआत बहुत नीचे से रही, लेकिन लोगों की दुआओं से और मदर फादर के आशीर्वाद से अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे अपना काम कर पा रहे हैं। उसके पीछे जो सिद्धांत रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इंस्पिरेशन रहा। शुरुआत में तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई स्कूल यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाद में जिस तरीके के बदलाव आए और परिवार तो एक हिस्सा ये हुआ और दूसरी मैरिज के बाद जो हमारी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं, 2 बच्चे हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और फुल सपोर्ट मिला। जो आज मैं हूँ माता पिता के साथ, उसमें हमारी पत्नी का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। आपने वकालत के बजाय न्यायिक सेवा ही क्यों चुना? उस समय आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा या सोच क्या थी? मतलब क्या किसी ने गाइड किया था? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 12वीं क्लास तक आते आते बच्चे को सच में नहीं पता होता है कि उसे असल में क्या करना है। तो ये सोच पहले से तय थी, परिवार ने उसके लिए प्रेरणा दी थी, या खुद मन में था कि नहीं मुझे ये करके दिखाना है? बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्योंकि पूर्वांचल में जो उस समय जो 1980s में एक सोच थी कि बच्चा पढ़े लिखेगा तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तीसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन फादर
एक समय लेके गए, उनको कोई डीओ मिला था ऑफिस से, रेलवे ऑफिस से, उसका जवाब लिखवाने के लिए लेके गए मुझे। तो एक चौरसिया साहब थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके 76 ईयर्स उस ज़माने में थी। जब मैं ड्राफ्टिंग उनकी सुन के लिखा तो मैंने बोला बाबूजी इसमें 3 ग्रामेटिकल एरर है। तो बोला उन्होंने कि कौन कौन सी गलतियां हैं। तो मैंने ग्रामेटिकल जब एरर बताया तो उन्होंने पापा को बोला कि इसको LLB करा दो, ये लड़का तुम्हारा जज हो जाएगा। तो वहीं से एक टर्निंग पॉइंट होती है। और वो जो 3 ग्रामेटिकल एरर जो मुझे समझ में आया, मैंने बताया, वो कन्विंस भी हुए। और वो आसान लाइन लगी, चूँकि मेडिकल परीक्षा देने पर एक ही बार दिया था मैं, लेकिन चूँकि फिजिक्स कमज़ोर था, इस वजह से वहाँ ना पाकर BHU में एडमिशन हुआ, BA किया इंग्लिश ऑनर्स से, और फिर LLB की पढ़ाई मुझे बहुत ही सरल लगी। अच्छा। हाँ, बहुत ही सरल लगी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई भी बहुत शानदार, बहुत अच्छा ग्रुप मिला, सर्किल मिला, जिसकी वजह से एक लीगल समझ बनी। और इससे लगा कि ये तो आसानी से, और जब हम लोगों ने जुडिशियल सर्विसेज का सिलेबस देखा तो और भी आसान लगा। हाँ। कि यार ये कुल 32 पेपर्स हैं, अगर इसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन एक बार में हुआ। और उस तरह की एक सोच विकसित हुई। लगभग 17 साल जो हैं आप न्यायपालिका में रहे, तो ऐसा कभी मामला आया कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हो, ख़ास तौर पर क्योंकि एज ए जज रहते हुए बहुत सारी इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं और बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी में छाप छोड़ जाते हैं। सर्विस की ज्वाइनिंग जो है मेरी 15 जून 2006 को रही। और हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ते पढ़ते LLM कर ही रहे थे कि उसी समय वैकेंसी आई और एक बार में हम लोग सेलेक्ट हो गए। और ज्वाइनिंग, पहली जो ज्वाइनिंग थी वो गाज़ीपुर ज़िले में रही, बनारस के पास का ज़िला है। वहाँ एक जो सर्विस की शुरुआत होती है, किसी के लिए भी, स्टूडेंट के लिए सीधे सर्विस में जाना, एक बार में सिलेक्शन हो जाना, और तमाम लोगों के बीच में एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्ट, एक अलग से आपको इज़्ज़त मिलनी शुरू हुई। और एक जो जज्बा होता है छात्र का कि हम जाके समाज में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे, सोसाइटी को बेस्ट देंगे, और न्यायाधीश से अच्छा कोई जॉब नहीं है, न्याय देंगे, दुनिया का सबसे जो एक कह सकते हैं कि सबसे डिग्निफाइड और रिस्पेक्टेबल, जिससे आप अगर दीन को मानते हो, धर्म को मानते हैं, तो उसमें भी न्याय को सबसे ऊपर रखा गया है, वो करने का एक अवसर मिलेगा। लेकिन सर्विस में जाने के बाद एक ऐसी सोच मिली या इस तरह का एटमॉस्फेयर मिला कि लगा कि ये भी एक समाज का ही हिस्सा है। चूँकि हम लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ, और न्यायपालिका में कुछ अलग सा होगा। सर्विस कुछ चूँकि बहुत ही अच्छी और मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी जाके जो जाति व्यवस्था और जो सामाजिक जिस तरह के ताने बाने हैं उसमें भी देखने को मिला। वो बड़े जो अनुभव रहे वो काफ़ी प्रभावित किए। और ख़ास करके जो PDA समाज के लोग हैं, दलित, पिछड़े, मुसलमान, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं, उनका देखा गया कि कचहरी के अंदर, कोर्ट्स के अंदर काफ़ी शोषण है, चाहे वो पुलिस के जरिए हो, चाहे पॉलिटिकल रीज़न से हो, चाहे सोशल रीज़न से हो, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न से हो। कई एक फैक्टर समाज का वहाँ पर पाया गया कि इसका मुकदमा कुछ और है, और 20-20, 25 साल, 30-30 साल से ये मुकदमा लड़ रहा है। और प्राइमा फेसाइली देखने पे ही पता चलता था कि ये मुकदमा भी गलत इसके ऊपर दर्ज हुआ है। लेकिन PDA समाज, या जो इस देश का बहुत बड़ा जो मेजोरिटेरियन समाज है, उसमें पाया गया कि उसके पीछे एक कारण नहीं है, वही जो सोशल वैक्यूम बनी हुई हैं अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए, वो कहीं ना कहीं से उससे आम नागरिक, खास करके जो PDA समाज है, उससे दूर रहा है। और सर्विस में चूँकि पुलिस, प्रशासन और समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक व्यवस्था से आया हुआ आदमी कचहरी के अंदर आपको मिलता है। वकीलों से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, दोनों साइड से प्लीड्स होती थी, और स्वविवेक और कानून को देखते हुए निर्णय दिए गए। लेकिन जितना करना चाहता था उतना हम लोग कर नहीं पाए। और उसके पीछे कारण था कि जिस तरीके की व्यवस्था, नागरिक के अधिकार जो होने चाहिए, जो मिलने चाहिए, उसको थाने पुलिस के FIR से लेकर ट्रायल तक, जो फाइनेंशियल कारण है, सोशल कारण है,
बार में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके की एक कॉलोनियल सेटअप चली आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ चली आ रही है, उसमें बहुत सारे बदलाव नहीं देखने को मिलते। वो कहीं ना कहीं टच करता था कि जिस तरीके की न्यायिक व्यवस्था को हम लोग सोच के सर्विस ज्वाइन किए थे, वो हम लोग कहीं ना कहीं से उसको अधूरा पाते थे। और सालों से मुकदमे चल रहे हैं, और कमाल की बात ये होती थी, जो विक्टिम आता था या जो पक्षकार आता था, 20-20, 25 साल, 30-30 साल से जो मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद भी वो 10 बजे कचहरी आना और पूरे कोर्ट को रिस्पेक्ट देना। और कमाल की बात यह है कि जैसे क्रिमिनल मुकदमों में जी हम लोगों को देखने को मिलता था कि जैसे आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, चाकू या कट्टे उसके ऊपर रखे गए हैं या नो एविडेंस में एक्विटल किए जा रहे हैं, उसके बाद भी वो सलाम करके जाता था। 20-25 साल के बाद भी अगर उसका एक्विटल हो रहा है, उसको इसका पछतावा नहीं रहता था कि मेरे 20-25 वर्ष बर्बाद हो गए, व्यवस्था ने बर्बाद कर दिए। और जजेस के प्रति असीम उसके मन में रिस्पेक्ट रहता था। तो ये देख के बड़ा दर्द होता था कि पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ काम कर रही है, और वो 20-25 वर्षों के बाद भी अगर उसके फाइल को डिस्पोज किया जा रहा है, तो उसके मन में जो न्यायपालिका के प्रति एक इज्जत है। हालांकि मैं उसको नहीं मानता, वो इस तरह की व्यवस्था तो उसको कहीं ना कहीं से सताती है, कहीं ना कहीं से परेशान करती है। जब एक आम आदमी के ऊपर कोई मुकदमा होता है, तो वो व्यक्ति और उसका परिवार, उसका समाज बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल। और कई एक सोशल फैक्टर्स जो होते हैं उससे काफ़ी कमज़ोर होता है। यानी जिस तरीके से आज भी कहा जाता है कि जो आम आदमी है वो अदालतों में देर से मिलने वाले इंसाफ की शिकायत तो करता है, लेकिन आपको लगा कि साथ साथ इज्जत भी वो देकर जाता है, क्योंकि उसको लगा कि चलो देर से ही सही, लेकिन वो इंसाफ सीधा मिला साधा है। बिल्कुल, वो सीधा साधा है। हाँ। उसको बहुत ज़्यादा अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, बहुत लिटरेट नहीं है, बहुत जागरूक नहीं है। उसको लगता है कि व्यवस्था ने उसको इतना कुंद कर दिया है कि वो अपने अधिकारों को पूरी तरह से लेकर सचेत नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि 20-25 साल अगर आपको जो व्यवस्था आपको कुचल रही हो, जो व्यवस्था आपको दबा रही हो, जिसने आपके परिवार की हंसी खुशी छीनी हुई हो, जो एजेंसी आपको मुकदमे में ले आई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि विकसित राष्ट्रों में होता है। आपने खुद ने कहा कि बड़ा सम्मानजनक एक ये पोस्ट होती है, और खासकर अगर कोई सरकारी सर्विस में आ जाए तो उसको लगता है कि अब मेरे से सुरक्षित कोई नहीं जी। उसका फ्यूचर सुरक्षित, उसके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित, इस तरह की एक सोच बन गई है यहाँ पे कि अगर सरकारी में आ गए, रिटायरमेंट फिक्स होता है, ग्रेचुइटी फिक्स है, पेंशन फिक्स है, मतलब एक उसको लगता है कि अब सारी चीजें फिक्स हो गई। और खासकर जब इस तरह की जॉब में होते हैं तो वो परिवार को एक घर भी मिल जाता है और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, गाड़ी घूमने के लिए मिल जाती है। आपको क्यों लगा कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर एक बिल्कुल महफूज सम्मानजनक एक न्यायिक करियर छोड़ के राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? क्या कोई खास ऐसी घटना जो है इसके पीछे है कि वजह बनी कि आपको लगा कि बस अब बहुत हो गया, ऐसे नहीं तो वैसे इंसाफ लूंगा? जब हम लोग डायस पे बैठते थे और जब फाइल आती थी, उसमें लगता था खास करके जो क्रिमिनल आपराधिक जो मुकदमे होते थे, तो लगता था कि यार इसको तो झूठा फंसाया गया है, फर्जी केस है, और ये बेचारा 20-25 साल इसमें जाएगा। और हम लोग शुरुआती दौर में जैसे 2006 की ज्वाइनिंग थी, तो बहुत सारे इंटरफेरेंस नहीं रहते थे। बहुत सारी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो न्यायपालिका के आदेशों का जो कंप्लायंस होता था या जिस तरह की सोच थी, वो कहीं ना कहीं समय बीतने के साथ काफ़ी कम हुआ। और उधर से जब देखा गया कि न्यायिक प्रणाली हमारी कमज़ोर हो रही है, ऊपर से जो हम लोगों के बॉसेस रहते थे ज़िले के, वो जैसे स्टे के मामले में, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, किसी भी ऑफिसर से अगर आप पूछेंगे तो वो इस बात का जिक्र करेगा आपको। और स्टे के मामले में खसरा खतौनी है, पोजीशन है, तो उसके बाद उसकी अलग से एक अनौपचारिक स्क्रूटनी। जमानत के मामलों में एक है कि 2 दिन पहले जैसे आर्म्स एक्ट के मुकदमा आया आपके ऊपर मुंसिफ कोर्ट में या मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, अगर आप सेम डे अगर बेल देते हैं तो आपको एक ऐसा परसेप्शन डेवलप किया गया है कोर्ट में कि यू विल बी कॉल्ड एज ए डिसऑनेस्ट ऑफिसर, और 2 दिन बाद वही अगर जेल में रख के देंगे उसको तो आप ईमानदार हैं। इस तरह की जो है एक व्यवस्था, प्लस हीनियस ऑफेंसेस में मेन एक्यूज के साथ 4 एक्यूज और बना दिए जाते थे, जो निश्चित रूप से पूरी तरह निर्दोष
पूरी तरह से निर्दोषी बाद में साबित होता है। इस मुल्क में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, 3.5-4% के आसपास है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि नॉन प्रोसिक्यूशन में या जो एविडेंस आप दे रही एजेंसी निश्चित रूप से कमज़ोर है, जिसको वैलिड नहीं मानती कोर्ट, इसीलिए कन्विक्शन रेट कम है। तो वैसा महसूस होने लगा और लगातार ये चीज़ें बढ़ रही थी, खास करके उत्तर प्रदेश में। और मन में बार बार ये आता था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब सदन के अंदर जाते हैं तभी इतना बड़ा बदलाव, हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। तो अगर नीतियाँ हमारी सही बने, चूँकि सदन या असेंबली का जो काम होता है वो कानून बनाना होता है और नीति बनाना बेसिकली, तो अगर नीतियाँ हमारी सही बने, मैं जिस शेड्यूल कास्ट समाज से आता हूँ, तो जैसे अगर नीतियाँ बनती हैं तो नीचे में ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो तो बहुत हद तक जो अमानवीय व्यवहार है या जिनके हक हुकूक छीने जा रहे हैं वो कम से कम होंगे। और इसके लिए संवैधानिक जो मार्ग है वो है पॉलिटिक्स का। बिल्कुल। जहाँ सोशल जस्टिस जो हमारा है, कोर्ट में दो पक्ष आते थे, लेकिन जब सोशल जस्टिस का दायरा जो होता है ये पूरा देश के अंदर और देश के बाहर भी लागू होता है, जिससे कि हम लोग जाएं सदन के अंदर और ऐसी नीति बनाएं जिससे कि हमारा सामाजिक न्याय मजबूत बने। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? आजकल तो समाजवादी पार्टी से दूसरी पार्टियों से निकल के बीजेपी में जा रहे हैं। अगर शायद बीजेपी में आप जाते तो आपको शायद और इज्जत मिलती, आपको नहीं लगता है? समाजवादी पार्टी क्यों चुनी आपने? देखिए, जो लोग संविधान से इस मुल्क में फल चखे हैं, हाँ, और जिनके जीवन का बदलाव या कह सकते हैं कि कंप्लीट ह्यूमन या इंसान कहला रहे हैं, उनको जो दर्जा मिला है वो भारत के संविधान से मिला है। बिल्कुल ठीक। और इतने वर्षों के बीत जाने के बाद जिस तरीके से संविधान हमारा कमज़ोर हो रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन इसको लेकर कह देते हैं कि विपक्ष की बातें हैं, कोई कमज़ोर नहीं हो रहा है, बल्कि संविधान को और मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। तीसरी पीढ़ी जो है इस देश में संविधान का फल चख रही है, हाँ। तो संविधान को जितना मजबूत किया जाना चाहिए था या मजबूत हो जाना चाहिए था वो लोग कर नहीं पाए। उसके पीछे पे बैक टू सोसाइटी का जो एक धारणा था या जो कॉन्सेप्ट था वो समाज के लोग दिए नहीं। उसमें शेड्यूल कास्ट समाज के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, खास करके शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी कम्युनिटी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बिजनेस है, क्योंकि इनको तो अधिकार ही नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे अधिकार इनके थे ही नहीं। तो जो मिला अधिकार ये आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद मिला। बिल्कुल ठीक। और वो जब 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो सीधे सीधे एक तरीके से काउंटर कॉन्स्टिट्यूशनल एक परसेप्शन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो वैल्यू सिस्टम को काफ़ी कमज़ोर किया गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को क्यों चुना, ये प्रश्न है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हमारे हैं, वंडरफुल लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, एजुकेटेड आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका एक विज़न है काम करने का और व्यवहार में बहुत मृदभाषी हैं, एक सोच रखते हैं और सामाजिक न्याय में उनका पूरा यकीन है। उनसे मिलने के बाद ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी अगर काम कर रही है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और उनसे मिलने के बाद हर कोई उनका फ़ैन हो जाता है, मैं भी फ़ैन हुआ और हमने 5-6 मीटिंग्स की उनसे। और उसके बाद बहुत क्लियर हुआ कि अगर मैं पार्टी में जाता हूँ तो जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में ये पार्टी है, क्योंकि जिन लोगों ने जातियां बनाई उन लोगों ने ही जातिवादी पार्टी भी बनाई। इस मुल्क में एक परसेप्शन और एक नैरेटिव इन लोगों ने बना दिया कि ये पार्टी इस जाति की है, इस समुदाय की है, ये पार्टी इस जाति इस समुदाय की है। मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था, क्योंकि कहा जाता है कि बीएसपी SC/ST के लिए, जी, यादवों के और मुसलमानों के लिए वो समाजवादी पार्टी, जी, और बीजेपी अगड़ों के लिए और जो अपर कास्ट है, हिंदू होते हैं खासकर, उनके लिए बीजेपी। इस तरह का एक परसेप्शन बना हुआ है। जब आपके पास में एक ऑप्शन था मायावती जी का, BSP का, फिर भी आपने समाजवादी पार्टी को चुना, जबकि आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व उस तरह से भी कर सकते थे। समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी है
बहुजन समाज पार्टी ने निश्चित रूप से ग्रास रूट लेवल तक काम किया, एक विचारधारा की पार्टी रही और अंबेडकर साहब, मान्यवर कांशीराम साहब और स्वयं बहन जी ने भी समाज के लिए बहुत सारा जो सिद्धांत था उसको ज़मीन पे लागू किया। लेकिन विगत कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की नीयत और नीति दोनों में काफ़ी फ़र्क है और ये चीज़ें जो आज की तारीख में वर्तमान में चल रही हैं वो इस तरह का नैरेटिव देना समाजवादी पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी कभी किसी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करती, ये आरोप समाजवादी पार्टी पे कतई नहीं लग सकता। और मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मेरी मीटिंग्स हुई तो मैंने कहा कि सर कुछ जनरल सीट्स पे भी अगर शेड्यूल कास्ट समाज के लोगों को अवसर मिले तो निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन होगा। और इस कॉन्सेप्ट पे देखिए, चाहे वो जनपद मेरठ की लोकसभा की सीट हो और या फैजाबाद जो अब अयोध्या हो गया, मेरठ में भी प्रशासनिक व्यवस्था से उसको कहीं ना कहीं से रिजल्ट उसका गड़बड़ आया जो अपेक्षित किया गया था प्रशासनिक दबाव की वजह से, और अयोध्या का ठीक वही रिजल्ट पॉजिटिव रहा। उस तरह की सोच विकसित है कि वो फ्लेक्सिबल सोच है उनकी, कोई रिजिडिटी नहीं है, वो जाति नहीं देखते। जैसे उनके साथ जब लोग बैठते हैं तो हम लोगों को कई बार अवसर मिला हुआ है तो कभी जाति की बात ही नहीं होती और उनके ऑफिसेज में हर समाज के लोग हैं। वो ऐसा भी फील नहीं कराते अखिलेश यादव क्या कि अगर आप ऐसे समाज से हैं, वो यादव हैं तो आप बैठे हैं, तो साथ में कभी फील नहीं होता? 0%। और कमाल की बात ये है, हाँ। मैंने बल्कि एक मीटिंग में उनसे कहा भी कि एक बड़ी चेयर जो साइड में रखी रहती है बॉस की, मैंने एक बार कहा भी उनसे कि सर आपकी जो सोच है वो करुणा पे आधारित है, हाँ। जो बुद्ध ने दिया है 2500 वर्षों पहले। ये बड़ी कुर्सी के लिए सारे लोग तत्पर रहते हैं बैठने के लिए और आप सामने बैठते हैं तो एक संभाव की स्थिति आती है, अगला रिस्पेक्ट महसूस करता है कि क्योंकि सारी कुर्सी बराबर और सब बराबर वाला, सारे बराबर है और बहुत इज्जत से, बहुत लविंग नेचर है उनका और वो चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समाजवादी पार्टी रहे वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ विचारधारा के लोग हैं जो वहाँ जाके कमज़ोर करते हैं। इसलिए जो पीडीए का जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं निश्चित रूप से ये संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत भी आया है। पीडीए का मतलब जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उसमें आधी आबादी भी है और गरीब समाज के लोग भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, उसके लिए भी सोचती है, क्योंकि सामाजिक न्याय इस देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारे भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा पिलर है जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी काम करती है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली आपने, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपनी होम सीट पे क्यों नहीं गए जहाँ से आप आते हैं, चंदौली जिसको आप कह रहे हैं, बिजनौर की नगीना सीट ही क्यों चूज करी आपने? इसके पीछे का क्या कारण रहा और क्या ये अखिलेश यादव ने आपको सुझाया था कि आप नगीना से जाकर लड़िए या आपने उनसे कहा था कि हम नगीना से लड़ना चाहते हैं? देखिए, जब बिजनौर मेरी लास्ट पोस्टिंग रही जहाँ से मैंने वीआरएस लिया, करीब 10.5 महीना मैंने वहाँ सेवा की और बिजनौर जनपद में कुल हमारे 4 एमएलए समाजवादी पार्टी के रहे और 2 लोग बहुत कम वोटों से हारे, मतलब 200 से 1000 के डिफरेंस में रहे। तो ये मजबूत सीट रही समाजवादी पार्टी की और जो लोगों के बीच से एक जो रुझान आ रहा था कि अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी का अगर कैंडिडेट अगर पढ़ा लिखा हो, ठीक हो, सूझबूझ वाला हो तो यहाँ से सीट क्लियर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे और भी ऑप्शंस दिए थे, लेकिन मुझे लगा कि मैंने यहाँ से सेवा लोगों की है, 10.5 महीना रहा हूँ, चाल चरित्र आदमी समझ जाता है, अधिवक्ता समाज के बीच में 24 घंटा आप रहते हो, तो वो चीज़ लगी कि नहीं, नगीना बेस्ट सीट है। और पीछे भी देखा गया तो इसमें सीट्स जो जीत के आती है विक्ट्री वाली, उससे सारे कैलकुलेशन से वो नगीना की सीट बेस्ट सीट थी। इस तरह की भी खबरें थी कि खुद चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उस सीट को चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको वो सीट नहीं दी, कहीं और से लड़ाने का ऑफर दिया। क्या ये बिल्कुल सही था? और जब आपने नगीना सीट से चुनाव लड़ा, जहां मुकाबला खुद आज़ाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर के साथ हो गया, जो आज सांसद भी हैं, तो उस चुनाव से आपने क्या सीखा? क्या लगता है कि वो अगर चीज़ें हो जाती तो कुछ और होता? आप अगर कहीं और से लड़ते तो क्या जीत सकते थे, या अगर चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होते आपके खिलाफ तो शायद आप जीत जाते?
देखिए, जो नगीना की सीट थी, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सीट थी और आज भी है। लेकिन टिकट में थोड़ा विलंब हुआ। कुल 18-19 दिन पहले मुझे सिंबल मिला और फिर आचार संहिता भी लगी। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन शुरुआत था, फर्स्ट फेज़ में ही नगीना की सीट थी। और संगठन जिस तरीके से चुनाव लड़ाता है, संगठन ने पूरी तरीके से एक तरीके से मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। और जो लोकल वहाँ से एमएलए थे, वो चाहते थे कि वो या उनके परिवार में किसी व्यक्ति को सीट मिले। तो एक प्रोपेगेंडा रचा गया कि एक पढ़ा लिखा अगर आदमी आता है तो वो निश्चित रूप से अपने हिसाब से स्वविवेक से काम करेगा, चूँकि जुडिशियल बैकग्राउंड का मैं हूँ, और क्षेत्र में फिर अपने आप को स्थापित करेगा। कहीं पर भी जब कोई कैंडिडेट आता है तो संगठन उसको लड़ाता है। हाँ, मैं नया जरूर था, हाँ। नया जरूर था, लेकिन पार्टी ने मुझे मौका दिया, मुझे अवसर दिया और मुझे पूरा यकीन था कि नगीना की जो जनता है, हमारा संगठन मजबूत है, 4 एमएलए हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एमएलए हैं उन्होंने अपनी बूथ से 23 वोट और एक एमएलए ने 25 वोट उस बूथ से मिला जहां से वो स्वयं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नगीना की जनता ने बहुत प्यार दिया। करीब 1,07,000 से ऊपर वोट मुझे मिले वहाँ पे। बहुत प्यार दिया, बहुत कम समय में बहुत प्यार दिया। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी 8 की 8 सीट बिजनौर जनपद से जीतेगी। बड़ा चैलेंज दे रहे हैं क्योंकि अक्सर बिजनौर जो सदर सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी उतना बेहतर नहीं कर पाती। हाँ, आरएलडी के साथ जब गठबंधन था, डॉक्टर नीरज चौधरी उसको कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक वजह से जो है वो देखिए 2027 का जो चुनाव है वो पार्टी कम लड़ेगी, लोग ज़्यादा लड़ेंगे, जनता ज़्यादा लड़ेगी। किसी भी मुद्दे पर कोई भी मुद्दा आज की तारीख में सरकार के साथ नहीं है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्कूल बंद करने का मुद्दा हो, चाहे जो फीस महंगी की गई है उसका हो, चाहे सुरक्षा हो, और ख़ास करके जो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है थानों के अंदर, प्रशासनिक स्तर पर लिंचिंग्स हो रही हैं, हाफ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, फुल एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोज़र न्याय प्रणाली का इजाद कर लिया गया है और तमाम तरीके से लोग हैरान व परेशान हैं। और दिन भर 365 दिन इंटू 24 आवर्स सिर्फ सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है। तो लोग ऊब चुके हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो आम जनता अब इनके विरोध में है। 2 चीज़ों पे काम करना है, एक तो संगठन को मजबूत बनाना है और दूसरा जो प्रशासनिक चुनाव के समय जिस तरीके से प्रशासन काम करती है, पार्टी का काम करती है, उससे रोकथाम कैसे हो, इस पर भी विचार करना है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी सीट से चुनाव लड़ा दें, उनका जो है संगठन काम में लग जाता है, आदेश आया ऊपर से और काम में लग गए। अगर आप वही आदेश शायद नगीना सीट के लिए आपके सारे विधायकों को मिला होता, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया होता कि चुनाव लड़ाना है और सख्ती के साथ लड़ाना है, अच्छे से लड़ाना है, तो शायद चीज़ें बदल सकती थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 दिन में 2 बार आए थे नगीना की सीट पे। मैं लाइफ टाइम उनका एहसानमंद रहूँगा और उन्होंने भरसक प्रयास किया। लेकिन मैंने बताया कि जैसे कम समय मिला और संगठन से अपेक्षित सपोर्ट नहीं मिला। लोगों में तो था कि पार्टी का, लेकिन कई सारी चीज़ें रहीं जो लोकल स्थापित नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि नया कोई व्यक्ति, खास करके जो जुडिशियल बैकग्राउंड का हो, जिसका अपना विवेक होगा, वो यहाँ से चुनाव जीते। मनोज पारस, हाजी तस्लीम नहीं सपोर्ट किया? बहुत लोग हैं, नाम लेना चूँकि उचित नहीं होगा, लेकिन वो परिणाम है कि जहाँ से 4 विधायक हों और वहाँ से इस तरह का हो, उनके बूथ से ही कम वोट आए तो समझ में आ जाए। तमाम चीज़ें रहीं और लोगों के बीच में इसकी चर्चा परिचर्चा आज भी होती है। हाँ, कि दोबारा नगीना से मौका मिला तो लड़ेंगे। निश्चित रूप से नगीना से बहुत प्यार मिला है और मैं चुनाव से पहले कह दिया था कि जन्मस्थल मेरा भले मुगलसराय रहा हो, लेकिन कर्मस्थल मेरा नगीना ही रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आप चुनाव लड़े, ठीक है, उनके एज ए प्रतिद्वंदी कैसे देखते हैं और क्या उनके साथ कभी व्यक्तिगत बातचीत हुई है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ? और ख़ासकर जब बात करें हम मायावती के बारे में बात करें, आप खुद मानते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है SC ST समाज के लिए, अब चंद्रशेखर भी उसी हवाले से बात करते हुए नज़र आते हैं। कैसे शख्स हैं, कैसा रहा चुनाव का अनुभव उनके साथ? देखिए, जो व्यक्तिगत बातचीत की जो आपने बात की, तो मैं जब नोएडा में एडिशनल एंड सेशन जज था, ये मेरे पास एक रिलेटिव को लेकर आए थे मिलने। गठबंधन 2022 में करना चाहते थे समाजवादी पार्टी से,
मैंने कहा कि कोशिश करता हूं मैं, और गठबंधन हो, भारत के संविधान में जो लोग यकीन रखते हैं एक साथ हों, एक प्लेटफॉर्म पे हों, और प्रयास भी किया गया कि गठबंधन हो जाए जिससे कि कहीं कोई कमी ना रहे। लेकिन बात इनकी हो नहीं पाई कंप्लीट, और नहीं उस तरीके का मामला बन पाया साथ रहने का। ये तो मुलाकात वहाँ पे हुई इस बारे में, और रही बात कैसे व्यक्ति हैं, और ये तो समाज में अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत विविधताओं वाला देश है। बिल्कुल। इसमें आप किसी जाति को लेकर अगर राजनीति कर रहे हो तो निश्चित रूप से समाज का विभाजन कर रहे हो। आप जब पॉलिटिक्स में आते हो आप, तो आपको एक विज़न रखना होता है। एक विज़न होना चाहिए सोशल जस्टिस पे आधारित। पॉलिटिकल जस्टिस आपको भारत के संविधान ने दे रखा है। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बात होनी चाहिए। लोग जब भारत की राजनीति में बैठते हैं टेबल कुर्सी पे, तो वो सीधे इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, इस जाति के इतने लोग हैं, ये सीट ऐसे जीत जाएगी, ये सीट ऐसे कम वोट पाएगी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप 75 साल के बाद भी इन सारे मसलों पर चर्चा कर रहे हैं, ये करते हैं, तो मैं इसको कहीं से भी प्रोग्रेसिव थॉट का नहीं मानता। और जिस तरीके से भारत सरकार दूसरे नेताओं के साथ, दूसरे पार्टियों के साथ व्यवहार कर रही है, उसके ठीक विपरीत आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो सांसद हैं, उनसे ठीक विपरीत उनको सिक्योरिटी देना और तमाम जगह लिबर्टी देना। जिस भाषा में घटना स्थल पे उनको एंट्री मिलती है और जिस भाषा में उनके द्वारा पुलिस ऑफिशियल्स और प्रशासन को बात किया जाता है, दिखाया जाता है रील्स पे, वीडियो में, वो भी चौंकाने वाला है कि एक्स चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स, तमाम नेताओं को भारत सरकार की जो कानूनी व्यवस्था है, भारत सरकार किस तरीके से पेश आती है, और ठीक इसके विपरीत तमाम एलिगेशंस के बाद कोई कार्रवाई न होना और हर जगह से क्लीन चिट मिलना, ये भी एक जनता के बीच में सवालिया निशान है। और तमाम जो नौजवान हैं, नौजवान को क्या दे के जा रहे हो आप? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने कलम और स्याही से जिस भारत को सींचा है, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उसमें यूथ को इतना बड़ा मॉब को इकट्ठा करना जाति के नाम पे और धार्मिक मामलों में आगे आकर बात करना, लोगों को सांप्रदायिकता की ओर धकेलना, समाज में विभाजन करना, मेरे हिसाब से कहीं से भी ये उचित नहीं है। और जहाँ संविधान की कसम लेते हो और आप जय भीम का नारा लगाते हो, तो इससे बचना चाहिए। ये भारत की जो खूबसूरती है वो विविधता में है। और मैंने नगीना चूँकि कंटेस्ट किया है, वहाँ पे द ग्रेट चमार के बोर्ड लगे, द ग्रेट चमार के बोर्ड लगे कुछ गाँव के बाहर। कुछ लोग जो आए बिजनौर से, और मैंने भी देखा, तो वहाँ पे जैसे पाया गया कि आप जाति को अगर द ग्रेट बताओगे, भारत में तो हजारों जातियाँ हैं, तो ये भारत हमारा कैसे मजबूत होगा? अगर जाति, एक जाति अगर मजबूत होगी, कोई भी जाति हो, कोई भी, तो उस जाति पे अगर गर्व कर रहे हो, तो फिर भारत के संविधान को आप मजबूत तो नहीं कर रहे हो। तो मेरा मानना है कि आपको एक अवसर मिला है पार्लियामेंट में जाने का, तो इस तरह की व्यवस्था बनाइए आप, इस तरह की सोच डेवलप करिए कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो मेन स्ट्रीम से बाहर रह गया है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में, चाहे सुरक्षा के मामले में, उसको मेन स्ट्रीम में कैसे आए, इस पर पॉलिसी बनवाइए। वहाँ पे गए अपनी आवाज़ को इस ओर भेंट करिए, ना कि वहाँ पे गर्मजोशी वाले भाषणों से, रील्स बनवाने वाले एटीट्यूड से और पुलिस को अनाप शनाप बोलने से, उससे राष्ट्र का विकास नहीं होगा। अक्सर जिक्र चलता है सारी चीज़ों को लेकर, और मायावती हो गई, खुद योगी आदित्यनाथ हो गए, खुद अखिलेश यादव हो गए, लगातार जब भी इन सारी चीज़ों में जिक्र होता है ना, तो वो जाति व्यवस्था का और इन सारी चीज़ों का आता है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद का हो। अगर कभी ऐसा मौका मिले कि मायावती आपको बुलाएं कि आइए मेरे साथ आइए और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, छोड़ेंगे अखिलेश यादव को? कम लफ्ज़ों में। बिल्कुल नहीं। और मेरा जवाब इसमें एक ही है कि मरते दम तक अखिलेश यादव का साथ देंगे। हाँ, बिल्कुल। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है,
लगातार पिछले कई दिनों से छात्र मांग कर रहे थे इस्तीफे की, अब इस्तीफा भी हो गया जी। कैसे देख रहे हैं इस इस्तीफे को? इसमें इस्तीफा हुआ है सभी छात्र छात्राओं को, जो लोग आंदोलन में शामिल अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से रहे, सभी लोगों को साधुवाद, सभी लोगों को मंगल कामनाएं हैं। लेकिन इसमें एक मांग और होनी चाहिए थी और अब भी रहेगी और ये कंटिन्यूअस बनी रहेगी कि उस मैकेनिज्म के बारे में बात करिए, खुल के जनता के बीच में ले आइए कि जो एजुकेशनल अप्रोच है हमारा इस मुल्क का, वन नेशन वन यूनिफॉर्म एजुकेशन क्यों नहीं बनाते आप? इसमें भी छात्रों की मांग होनी चाहिए। इतना बड़ा विशाल देश है हमारा, इसमें करोड़ों युवा बेरोजगार है, कोई स्किल्ड फुल एजुकेशन नहीं है उनके पास, और जो एग्जामिनेशन की पद्धति है, जिस तरीके से इरेगुलरिटीज आई हैं, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से वो नहीं ठीक होंगी। आप उसका मैकेनिज्म बनाइए, कोर्सेज इस तरीके से बनाइए, उसका जो एजुकेशनल एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाइए कि वो हमारा जो स्टूडेंट है वो ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो, उसके अंदर स्किल डेवलप करिए। लेकिन वर्तमान समय में जो ये आंदोलन हुआ, ये तात्कालिक आंदोलन है, एक लंबे आंदोलन की भी ज़रूरत है। वन एजुकेशन वन नेशन, जबकि बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और अगर इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जो 2027 में अगर यूपी की कोई भी फतेह करे, 2029 में बस 2 साल की ही सरकार चला पाएंगे, क्योंकि 2029 में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस सारी चीज़ों को आप? देखिए, जो इस तरह की बातें आ रही हैं पब्लिक के बीच में, या जिस तरह से पार्लियामेंट के सीट्स बढ़ने के या डिलिमिटेशन की बात आ रही है, सेंसस की बात आ रही है, भारत सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो इस मुल्क का जो बहुत बड़ा आबादी है, पीढ़िए समाज की आबादी है, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उसको आप कैसे मेन स्ट्रीम में रखोगे? मेन स्ट्रीम में उसके हक अधिकार कहाँ सुरक्षित रहेंगे? उसकी गरिमा पूर्ण जो जीवन है वो कैसे विकसित होगी? इस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, और जो नीतियाँ पार्लियामेंट के अंदर बन रही हैं वो कितना बेनिफिशियल हैं, कितना यूज़फुल हैं उन समाजों के लिए, उस पर वर्क करना चाहिए। बड़ा अहम सवाल ये है कि पीडीए की लगातार अखिलेश यादव बात करते हैं, लेकिन जब आज आपका एक डेलीगेशन रामपुर जाता है, वहाँ कहीं ना कहीं अभी भी इस तरीके की फीलिंग है कि बात में पीडीए में होंगे अल्पसंख्यक, उसमें एक के तौर पर कई बार अखिलेश यादव अगड़ा का भी जिक्र करते हुए आते हैं, वो सबको समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि आजम खान को उस तरह से जो है सपोर्ट नहीं मिला जिस तरीके से सपोर्ट शायद अखिलेश यादव कर सकते थे। कौन सा सपोर्ट चाहिए? कौन सा सपोर्ट चाहिए? ये जनता के बीच में आरएसएस और बीजेपी के जो सूडो, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सूडो, जो राष्ट्र में उनका कोई योगदान नहीं है, राष्ट्र में एक नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो इस तरह के नैरेटिव को डेवलप करते हैं। जब मुकदमा चल रहा है बेहतर पैरवी के लिए, जो भारत के नामचीन एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल साहब, वहाँ पर सीनियर एडवोकेट इमरानुल्लाह साहब, पार्टी पूरी तरीके से उनके परिवार के साथ खड़ी है। तो ये नैरेटिव देना कि उनका साथ नहीं दे रही है, तो साथ दे फिर कौन रहा है? ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, इससे बचना चाहिए। और कि जौहर यूनिवर्सिटी का जैसे मामला आया, बुलडोजर की तैयारी है, उस पर बुलडोजर की तैयारी सिर्फ वही नहीं है, बुलडोजर तो बहुत जगह चल रहे हैं, लेकिन जब बात आजम साहब की आती है तो सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ देखा जाता है। अखिलेश यादव साहब और पूरी समाजवादी पार्टी, आजम साहब सबसे बड़े पार्टी के नेताओं में से हैं, वो काउंटर मेंबर हैं वो, उनका पूरा रिस्पेक्ट है। जो बात उनके द्वारा कही जाती है, पार्टी में हर बात लगभग मानी जाती है। और जौहर यूनिवर्सिटी का मामला, चूंकि उनको लीगल नोटिस भेजा गया है, तो नोटिस का जवाब आप नोटिस से ही देंगे। अगर कहीं लीगल लैक्यूना है, क्योंकि वो तो नोटिस के साथ आ रही है, तो उसको लीगली काउंटर तो करोगे आप। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल यह है, अभी इस तरीके से सहारनपुर में असुद्दीन ओवैसी आते हैं जी, आके आप सब जितने भी विपक्ष वाले हैं सबको एक खुला ओपन खत लिख देते हैं अपनी तरफ से, और कह देते हैं कि भाई मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ, आप मेरे से गठबंधन कर लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो बाद में रोना नहीं रोना कि AIMIM ने हरवा दिया या असुद्दीन ओवैसी ने हरवा दिया। इस तरह की भी खबरें चल रही हैं कि असुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से AIMIM का गठबंधन हो सकता है, यानी जय भीम और जय मीम के जो नारे साथ में हो सकते हैं, इस तरीके की भी चर्चा है। क्या दरवाजे खुले हैं असुद्दीन ओवैसी के लिए समाजवादी पार्टी के? जो सामाजिक न्याय में यकीन रखता है, जो संविधान पे भरोसा करता है,
उसके लिए हमेशा पार्टी के रास्ते खुले हुए हैं। और इस तरह का स्टेटमेंट देना कि पार्टी नहीं देना चाहती या पार्टी के ऊपर किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आप इशारा करते हो, ये ओछापन है। और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, आप जितनी बातें समाजवादी पार्टी के लिए करते हो, क्या उतनी ही जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए करते हो आप? इस पूरे मामले में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगे ये दोनों नेता? इनके मुद्दे क्यों नहीं बने? दिल्ली पुलिस जब एट्रोसिटी कर रही थी, दिल्ली पुलिस जब सेक्सुअल एब्यूज कर रही थी, ब्रुटैलिटी कर रही है, ऑन कैमरा कर रही है, आपने क्यों नहीं मांगा? और आपकी सारी लड़ाई यहीं पर आके इसी पार्टी से होने लगती है। आपका जो मुख्य विरोधी है या जो विपक्ष है, आपका कौन है? ये पहले आप साबित करो आप, उसके बाद इस तरह की बातें ले आइए। समाजवादी पार्टी हर उस पार्टी का सम्मान करती है जो सामाजिक न्याय और भारत के संविधान पे अपना विश्वास रखता है। क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन ये जो पुलिस की ब्रुटैलिटी रही और ये सारी चीज़ें रही, इसमें किसी और बड़े नेता का भी इस्तीफा होना चाहिए था? निश्चित रूप से होना चाहिए था। दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है और जिस तरीके से हुआ उसमें तत्काल जो पुलिस कमिश्नर थे उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था। क्योंकि ये जो लाठी या जो गोले या जो पेलेट गन्स के बारे में भी दिखाया, वीडियो जारी हो रहे हैं, ये छात्रों का गुनाह क्या था? छात्र अपने भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो डिमांड कर रहे थे। वो अगर आपकी पेपर लीक नहीं होते, एग्जामिनेशन अगर फुल प्रूफ होता, रिजल्ट्स में कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई डेविएशन नहीं होता, कोई डाइवर्जन नहीं होता, तो छात्रों को जरूरत क्या पड़ी थी? छात्र तो कलम और किताब के साथ उसकी मोहब्बत रहती है, बिल्कुल, उसको अपना कैरियर संवारना है। और 18 वर्ष से ऊपर जब आप वोट लेने जाते हो तो सबसे बड़ा जो चंक है वो स्टूडेंट्स का ही है। उन छोटे छोटे बच्चों पे जो कि अभी भविष्य में राष्ट्र के निर्माण में उनका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है, उसके ऊपर लाठी और गोलियां और गालियां चल रही हैं। तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इनसे भी इस्तीफा लेना चाहिए था। दो छोटे सवाल आखिरी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अक्सर एक मंच पर साथ नजर आते हैं, इंडिया गठबंधन के साथी भी है, लेकिन इस तरह की खबरें कि शायद इस चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, इस तरह की एक नेता के बयान आपने भी सुने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें पहुंची होंगी। गठबंधन में कुछ कमी है, कुछ आपस में कोई खींचातानी है? देखिए, कुछ लोगों को पॉपुलर होने की आदत होती है, कुछ लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जाकि पब्लिक के बीच में उनकी चर्चा बनी रहे, और ऐसे लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस की बीमारी होती है। जिस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ा गया, भारत के संविधान को आगे करके गठबंधन साथ लड़ी है, उसमें कोई शक नहीं है कि गठबंधन मजबूत है और गठबंधन पूरी शिद्दत के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जो ये चंदा चोरी हुई या तमाम जो चीज़ें आई हैं पीछे, और साथ में ये जो छात्रों का पेपर लीक का मामला रहा है, इससे 2027 में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हो पाएगी। 2027 चंदा चोरी का बड़ा मामला उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो राम मंदिर ही रही है, और वहाँ पर इस तरीके से जो चोरी हुई है, जिस तरीके से लोगों के आस्था को ठेस पहुँची है, आज के युग में जहाँ सीसीटीवी डिजिटल युग चल रहा है, और वहाँ पर छोटे छोटे लोगों को, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनको आप आरोपी बना रहे हो, और बड़े लोग जो उसके सिंडिकेट के रहे हैं, ट्रस्ट के, उसमें आप उनको क्लीन चिट दे रहे हो या अभी तक कोई किसी तरह की उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जनता इस बात को समझ रही है कि जब ये मंदिर के अंदर लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो ये देश को क्या छोड़ेंगे। आने वाले समय में आपकी राजनीतिक भूमिका क्या होने वाली है? क्या अगला चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है, नगीना ही, या कहीं और से भी किस्मत आजमाने की तैयारी? 2027 में सर्वप्रथम हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए और पब्लिक के बीच में जो मुद्दे हैं, इनके कारनामे हैं, पब्लिक के बीच में ले जाया जाए। चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे स्कूल बंद करने का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे जेलों के अंदर जो कस्टोडियल डेथ हो रहे हैं उन पे हो, चाहे वो पुलिस एट्रोसिटी हो,
इनके हर एक ज़िले में तो 365 दिन में आप आरटीआई से निकालिए कि कितनी दिन इन लोगों के 144 की धारा लगाते हैं ये लोग। ये सब मुद्दे बनेंगे। चंदा चोरी का मामला है, पेपर लीक का मामला है, स्कूल बंद करने का मामला है, फीस बढ़ाने का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुद्दा आज की तारीख में नहीं है सिवाय बुलडोजर के या डंडे के कि वो चुनाव में अपना मुद्दा बना सके। बहुत शुक्रिया मनोज साहब। मुझे लगता है कि बड़ी तफसील से आपके पॉलिटिकल करियर पे और सारी चीज़ों पर बात हुई है। आपने अपना कीमती वक्त दिया हम लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में जाकर भारत के संविधान की चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, वोट के माध्यम से उनको बताना कि 1950 से पहले जो लोग, जिस विचारधारा के लोग आपको वोट के अधिकार को देने के पक्ष में नहीं थे, वही आज आपके वोट को कटवा रहे हैं, सिटीजनशिप के मुद्दे को उठा रहे हैं, पासपोर्ट के मुद्दे को उठा रहे हैं और तमाम जो पीछे जो राज्यों में चुनाव हुए हैं उनको देखते हुए लोगों को अवेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों का प्रयोग आप समाजवादी पार्टी के लिए करें, उनके अलायंस के साथ करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश से ही जो भाजपा राज है वो खत्म हो। बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी, आपने अपनी ज़िंदगी के कई ऐसे पहलुओं पर खुलकर बात की जिन्हें जानना हमारे दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प और अहम रहा। शुक्रिया। कोर्ट से लेकर राजनीति तक का आपका सफ़र, वीआरएस लेने के पीछे की सोच, नगीना चुनाव का अनुभव, संविधान और सामाजिक न्याय पर आपके विचार, पीडीए की राजनीति और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर आपकी बेबाक राय, इन सभी मुद्दों पर आपने विस्तार से अपनी बात रखी है। मुंसिफ टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसे इंटरव्यू और बेबाक चर्चाएं देखना चाहते हैं तो मुंसिफ टीवी को देखते रहिए और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कीजिए। मैं मोनी सनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।